कर दिया? अरे सीख गया। हाँ भाई, एक चीज़ आती है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक आता है कार्डियक आउटपुट। एक कार्डियक साइकिल में आपका हार्ट पूरी बॉडी को कितना ब्लड पंप करके दे रहा है, वो अमाउंट ऑफ ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। अब आपका हार्ट जान तो है तो इतना सा, इससे 5 लीटर खून तो आ नहीं सकता एक बार में, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, एक कार्डियक साइकिल में आपका हार्ट 5 लीटर खून तो आपको नहीं डिलीवर कर सकता, तो वो डिलीवर करता है आपको कितना, 70 ml। तो जितना ब्लड एक कार्डियक साइकिल में हमारी बॉडी को पंप होके मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसी का एक मॉडिफाइड मतलब एक चीज़ और है कार्डियक आउटपुट। वो अगर एक कार्डियक साइकिल के लिए है तो ये है 1 मिनट में होने वाली टोटल कार्डियक साइकिल के लिए। जैसे 1 मिनट में जितनी कार्डियक साइकिल होती है, जैसे एक कार्डियक साइकिल का 70, अगले का 70, अगले का 70, अभी 3 कार्डियक साइकिल हुई है ना। 1 मिनट की सारी कार्डियक साइकिल का अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जोड़ा जाए तब जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्डियक आउटपुट। तो फॉर्मूला भी क्या बना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू 70 ml, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो हार्ट बीट से, हाँ कि ना। ये क्या निकल आएगा, कार्डियक आउटपुट कितना आएगा, 70 ml एक बार का होता है, 72 टाइम हार्ट बीट होती है, तो 5000 ml जो कि 5 लीटर 1 मिनट, यानी आपका ब्लड पूरी बॉडी में, आपका हार्ट आपको 1 मिनट के अंदर पूरा ब्लड पंप करके डिलीवर कर देता है। अब आप सोच के देखो, अगर आपका हार्ट 1 मिनट तक काम ना करे तो क्या होगा, 5 लीटर खून पूरी बॉडी को मिलना बंद रहा, मिलेगा ब्लड सबके पास होगा लेकिन ब्लड प्योरीफाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपके हार्ट का हर सेकंड काम करना ज़रूरी है। कहते हैं जब तक आपका हार्ट काम कर रहा तब तक आप काम करो, जिस दिन ये शांत हो गया आप भी शांत हो जाओगे। ये ऐसी मसला है आपकी बॉडी की जो लाइफ टाइम में कभी रिलैक्स नहीं करती, क्योंकि ये रिलैक्स करेगी तो आप रिलैक्स हो जाओगे, तो इसलिए इसको रिलैक्स होना नहीं देना। अच्छा, एक चीज़ और समझना, मैंने आपसे कहा था कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, राइट। तो 0.8 सेकेंड हम एक बनाते हैं पाई चार्ट, जिसमें से ये मान लीजिए ये हो गया 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है, एट्रियल, यानी एट्रिया आपका 0.1 के लिए करेगा कॉन्ट्रैक्ट। और जो 0.3 सेकेंड है ये क्या होगा, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो दिस इज, और 0.4 सेकेंड के लिए दोनों रिलैक्स करते हैं कॉमन टाइम। ऐसा नहीं है हार्ट रिलैक्स नहीं करता, करता भाई करता है। मेरा रिलैक्स होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। 0.8 सेकेंड में से अगर देखा जाए तो दोनों 0.4 सेकेंड के लिए कॉमन रेस्ट पर आते हैं। कहता कॉमन रेस्ट क्यों बोला मैंने, आप मुझे बताइए। अगर 0.8 सेकेंड एक कार्डियक साइकिल का टाइम है तो यही 0.8 सेकेंड एट्रियम के लिए होगा, यही 0.8 सेकेंड वेंट्रिकल के लिए होगा। अगले जो 1 घंटे बीतेंगे ना, वो ऐसा नहीं कि वो दुनिया के मिला के घंटे, वो सबके अपने अलग अलग घंटे, हाँ कि ना। वो 1 घंटा मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए, सबके लिए वो घंटा अलग है। तो इसी तरह से 0.8 सेकेंड पूरे हार्ट के लिए होता है, यानी उस 0.8 में एट्रियम कुछ काम कर रहा होगा, उसी 0.8 में वेंट्रिकल कुछ काम कर रहा होगा, उसी 0.8 में बॉडी के अदर ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे। अगर मैंने बोला कि एट्रियम ने इस 0.8 में से सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल किया, तो भाई साहब ने रेस्ट कितनी देर के लिए किया होगा, 0.7 सेकेंड के लिए एट्रिया रिलैक्स में आया होगा, हाँ कि ना। अब मैं बता रहा हूं अलग अलग कैसे। वेंट्रिकल अगर 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन फेज में गया तो बताइए रिलैक्स कितने देर किया होगा, 0.5 सेकेंड। लेकिन अब ध्यान से देखो, दोनों में से 0.4 सेकेंड एक ऐसा भी टाइम आता है जब दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सोचो कैसे, एट्रियम किया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स था भी, ठीक है। अब जब एट्रियम रिलैक्स होना चालू हुआ, इतने वेंट्रिकल क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट, अभी रिलैक्स हो रहा है। फिर जब वो भी जब रिलैक्स होना चालू हुआ तो दोनों कुछ टाइम तक कॉमन रेस्ट कर रहे थे। वो कॉमन रेस्ट पता क्या कहलाया, वो टाइम निकला 0.4 सेकेंड, और वो कहलाता है जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट क्यों, मेरे को यहाँ पर एट्रिया वेंट्रिकल कुछ नहीं करना मेंशन, जिसमें दोनों आ गए जॉइंट में, दोनों कॉमन रेस्ट कर रहे थे 0.4 सेकेंड के लिए। तो 0.4 सेकेंड के लिए आपके हार्ट की दोनों चैम्बर अच्छे से रेस्ट तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे। सो ये था कार्डियक आउटपुट और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसमें नीट में क्वेश्चन क्या आया था, नीट में क्वेश्चन ये आया था, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml हो जाए, क्या हो जाए, और उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहे, हार्ट बीट क्या रहे, नॉर्मल, तो बताइए इसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो अब मुझे बताइए, कार्डियक आउटपुट फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 50
हार्ट बीट 72 ही है, 70 लेके चल लेते हैं, यानी 3500 ml हो गया। यानी इस पर्सन का कितना हो गया कार्डियक आउटपुट? 3.5 लीटर। यानी 5 लीटर खून उसको मिलना चाहिए, 3.5 लीटर है, यानी कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है इसकी। हाँ ऐसा भी होता भाई, ये दोनों वैल्यू चेंज भी होती हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या हुआ, लेट सपोज आपको जब एक्सरसाइज करना होता है ना, आपका हार्ट क्या बढ़ाता है? कार्डियक आउटपुट, ज़्यादा ब्लड फेंको भाई, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि बॉडी आपकी कोशिश करती है कार्डियक आउटपुट को लगभग बैलेंस ही रखा जाए, 5, 5.5, 6 ना, क्योंकि इससे फिर लोड पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो बॉडी अल्टीमेटली मैनेज करती है आपका कार्डियक आउटपुट। अगर कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो जाए, तो ये आपकी बॉडी में एक साइन, एक ये चीज़, एक साइन हो सकती है कि आपका हार्ट की हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम किसी का हार्ट हेल्थ जो है ना, वो इन सब वैल्यू से भी मेजर कर लिया करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम सबका कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन रहे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको देंगे एक स्ट्रोक वॉल्यूम दे देंगे, अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं, रट्टा मार ले आते हैं। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है, अबे वो तब होता है जब 70 ml का ब्लड पंप हो रहा है। अगर वैल्यू आपने चेंज कर दी स्ट्रोक वॉल्यूम, और अच्छा लेकिन वो ये भी बोले भाई की हार्ट बीट कैसी है, मान के चलो कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम गिर गया लेकिन हार्ट बीट बंदे की बढ़ गई, तो वैल्यू तो वहीं आ गई। हाँ स्ट्रोक वॉल्यूम गिरा लेकिन हार्ट बीट उतनी है, तब आएगा चेंज कार्डियक आउटपुट में। जब दो चीज़ें, दोनों से वैल्यू डिसाइड हो रही है ना, ये थोड़ी कि एक से एक कम हुआ और दूसरा बढ़ गया, वैल्यू मतलब बढ़ेगी नहीं, वैल्यू सेम रहेगी। बाकी आपकी थोड़ी बहुत फिजिक्स। अब यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, इम्पल्स कंडक्शन थ्रू हार्ट। ये बड़ा प्यारा टॉपिक है, कैसे हमारे हार्ट को उसी की मसल चलाते हैं। और आपसे कहा था लास्ट टाइम, हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक, उसको न्यूरॉन्स उसको मसल चलाते हैं। अब हमारे हार्ट में क्या होता है, एक होता है नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू क्या होता है जरा ये समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक धागा लिया, ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड, ये तीसरा थ्रेड हो गया, ये चौथा, पांचवा। एक पॉइंट पे सारे थ्रेड कुछ ज़्यादा करीब आ गए, ज़्यादा पास में आ गए। ऐसे ही आपका हार्ट बना कार्डियक मसल से। कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहाँ पर कार्डियक मसल बहुत ज़्यादा पास में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पास में, जो आना नहीं होता है, और जैसे पास में आती हैं तब एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। क्या बोलेंगे? तो नोडल टिश्यू क्या होता है? जहाँ पर कार्डियक मसल काफ़ी ज़्यादा डेंसली पैक, काफ़ी ज़्यादा करीब आ रखे, पास आ रखी हैं, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। और आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है नोडल टिश्यू का अरेंजमेंट। सबसे पहले राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे, राइट, जैसे मान लो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे एक नोडल टिश्यू का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जिसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल। साइनो का मतलब होता है साथ में, क्या होता है? साथ में। एट्रियल यानी एट्रियम, एट्रियम के साथ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल। नोड मतलब गांठ होता है, क्या होता है? गांठ टाइप का बोलते हैं। तो एक बहुत डॉट सा स्ट्रक्चर होता है ये आपके हार्ट में, और यहीं से ये भी एक तरह के नोडल टिश्यू से, नोडल फाइबर से कनेक्ट होता है एक दूसरे नोड से जिसका नाम क्या है? एवी नोड। अब एवी नोड है राइट एट्रियम के लेफ्ट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, ऐसे मान लो तिरछा खड़ा, ठीक है, इस तरफ हो गया, ऐसे इस तरफ हो गया एवी, ऐसा ऐसा नहीं है, तिरछा खड़ा होना है, ये बिल्कुल टच में होता है वेंट्रिकल के, तभी नाम क्या रखा गया? एट्रियो वेंट्रिकुलर। ये एट्रियो और वेंट्रिकल के बिल्कुल मार्जिन पे बैठा होता है ये। अब आप समझिए, यहां से फाइबर्स निकलते हैं वही हमारे, और ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? बंडल ऑफ हिस। हिस यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, हिस, वो इंग्लिश वाला हिस नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया। एंड देन यहाँ से दोनों में ब्रांचेस आ रही, दोनों वेंट्रिकल एंड ब्रांचेस को क्या बोला गया? परकिंजी फाइबर। अब है क्या चीज़, जैसे मान लीजिए नी हो गया हमारा इंफीरियर और ऊपर से आएगा सुपीरियर, जैसे ही वो ब्लड इस राइट एट्रियम में डिलीवर करते हैं, ब्लड के इसमें आते ही सबसे पहला काम ब्लड ऐसे नोड को ट्रिगर कर देता है, चल बे काम चालू कर। ब्लड के आने के बाद काम चालू होगा, उससे पहले चालू। जैसे ऐसे नोड को ट्रिगर हुआ, ऐसे नोड ने एक सिग्नल भेजा, पता किसको? एवी नोड को, चल बे तू भी काम चालू कर। यानी क्योंकि ऐसे नोड को काम के लिए बोला गया तो उसने एवी नोड को बोला काम करने के लिए, और क्योंकि एवी नोड को सिग्नल मिला, एवी नोड ने किसको भेजा? यही सिग्नल भेज दिया आगे इन बंडल ऑफ हिस को, और जब ये सारा का सारा सिग्नल कहाँ गया? बंडल ऑफ हिस में आ गया। आप ये समझो, ये है जहाँ पर यह है हाइड्रो पावर प्लांट, जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है कोयला जला जला के, ठीक है, ये बिजली का सोर्स है। वहाँ से बिजली बना बना भेजी गई, ट्रांसफार्मर तक भेजी गई कि भाई पावर हाउस पे भेज दी मैं बिजली। अब पावर हाउस की जिम्मेदारी कि आपके घर तक बिजली कैसे भेजेगा। तो सबसे पहले पावर हाउस से मोटे मोटे तारे निकलेंगे वहाँ से, जिसमें सारी करंट होगी, फिर वो तारे जो वो बटेंगे, ये तार जाएगी इस मोहल्ले में, ये जाएगी इस मोहल्ले में, ऐसा ही होगा।
और फिर वहां से हर तार से भी मल्टीपल तार और नहीं, ताकि हर घरों तक भी कनेक्शन दिया जा सके। तो यहां से पूरा बंडल निकल रहा है, गुच्छा, इसको बोल रहे हैं बंडल, फिर सारा सिग्नल इसमें आया, फिर यहां से सिग्नल दोनों वेंट्रिकल में डिलीवर करा जाता है, और सिग्नल जहां जहां जाएगा वहां वहां कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा। इसीलिए अब इस चीज को आप जोड़ो कार्डियक साइकिल के साथ। कार्डियक साइकिल में जैसे ब्लड राइट एट्रियम में आया था, इतने में हार्ट वेट नहीं करता कि 70 जा रहा है, नहीं मैं क्यों करूं वेट, भाई जाना जा, मेरे को अपना काम करना है। होता क्या है, जैसे ब्लड राइट एट्रियम में आया, कौन एक्टिव हो गया, ऐसे नोड, इसने सिग्नल जनरेट किया। सिग्नल, ये समझो, सिग्नल जहां जहां रहेगा वहां वहां वो पैदा कर देगा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सिग्नल ऐसे नोड में आ गया ना, यानी एट्रियम में क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए पहले कौन करता है, पहले एट्रियम ही करता है कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल चाहकर भी कर नहीं सकता। अब जैसे देखो, जैसे जैसे और ना सिग्नल बहुत झटके, सिग्नल बहुत स्लोली मूव कर रहा है, और सिग्नल क्योंकि बहुत स्लोली मूव कर रहा है, देखो ये दोनों पोर्शन है तो एट्रियम में ही, तो सिग्नल यहां से जब यहां जा रहा तब तक कॉन्ट्रैक्शन किस में रहेगी, एट्रियम में ही रहेगी। तभी पहले कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम। फिर से जब सिग्नल एवी को लीव कर चुका है, कहां आ चुका है, बंडल फेस में, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, रिलैक्स। अब किसकी बारी आएगी, अब वेंट्रिकल की बारी है, और सिग्नल यहां से जाकर दोनों वेंट्रिकल सिग्नल भेज दिया गया, तभी दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि अब तक सिग्नल वहां से आना बंद हो चुका है, तो वो हो गया रिलैक्स, और ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही सोचो, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट आया, लब, ठीक है, फिर सिग्नल अंदर आ गया तो क्या है, डब। अब सिग्नल चला गया, खत्म हो गया, अब दोबारा ब्लड आएगा, दोबारा लब, फिर डब। इसीलिए कहते हैं जब तक आपके हार्ट में ब्लड आता रहेगा तब तक आपका एस्ट्रोड काम करेगा, और जब तक ये काम करेगा तब तक एवी को सिग्नल मिलेगा, और जब तक एवी को सिग्नल मिलेगा तब तक बंडल ऑफ हिस और आपके वेंट्रिकल काम करेंगे। इन शॉर्ट, ऐसे नोड के काम करने से आपकी हार्ट बीट जनरेट होती है। आपकी हार्ट बीट को जो चलाने का काम किसका है, ऐसे नोड का है। ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। पेस एक स्पीड को बोलते हैं। अगर आपने अपने ध्यान से आपने आपके हार्ट की बीट एक रेगुलर पैटर्न पे यू धक 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 धक, ऐसे धक 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 धक, ऐसा नहीं है भाई, एक प्रॉपर पैटर्न है। देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है टैकीकार्डिया, एक होती है ब्रैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जब हार्ट बीट आपकी बढ़ जाए, और ब्रैडीकार्डिया जब आपकी हार्ट बीट कम हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में आपके ब्रैकीकार्डिया कंडीशन नहीं होती, और अगर ये हो रही है दैट मीन्स आपके ऐसे नोड को झोल चल रहा है भाई। अगर आपका ऐसे नोड, देखो अगर ऐसे नोड सिग्नल भेजेगा, लगातार, जैसे मान लो उसने भेजा 0.2 सेकंड पे सिग्नल भेज रहा है, तो आपकी हार्ट बीट 0.2 पे आएगी, 0.8 पे भेजेगा तो आपकी हार्ट बीट 0.8 सेकंड में आएगी, और लगातार इसी रिदम को मेंटेन भी करता है। जिनका ऐसे नोड खराब होता है ना, उनकी हार्ट बीट कैसी होती है, इरेगुलर हो जाती है। अब मान ले कभी ऐसे हुआ धक 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 धक, तो पैटर्न ही नहीं है पूरा, तब उसमें लगाना पड़ता है बाहर से क्या, आर्टिफिशियल लगाना पड़ता है पेस मेकर हम लोगों को। इसे पेस मेकर कहते हैं, तो इसे पेस सेटर कहते हैं। नंबर ऑफ बीट कौन सेट करता है, ए भी सेट कर लेता है कि मेरी नंबर कितनी बीट हमें रखनी है, लेकिन सिग्नल कौन भेजेगा, ए भी। तभी जब किसी का हार्ट काम नहीं करता, हमेशा उसको CPR देना होता है, ताकि हम फोर्सफुली उसके हार्ट को ब्लड पंप करवाते रहें। उसमें ब्लड की एंट्री रिक्वायर्ड है, ब्लड जब तक आता है तब तक हार्ट चलेगा। मैंने क्या बोला, हार्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, ब्रेन से नहीं चलता भाई, ब्रेन का इस पर कंट्रोल है ही नहीं। इंसान अनकॉन्शियस है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसका हार्ट काम कर जाएगा, क्योंकि हार्ट को उसकी मसल चला रही है। तो आपको हार्ट को बस रखना जिंदा। वो क्या करेगा, वो आपके देखो हार्ट को जब प्रेस करते हो वो ब्लड किसको भेजेगा, ब्रेन को। अगर आपने ब्रेन को जिंदा रखा हुआ है, इंसान मर नहीं सकता। आप बताइए, ये भाई साहब चलते हैं मसल से, इसको बोलो, इसको आप काम करवाओ। मुझे जब ये बॉडी में चल रहा था तब इसे कौन सा ब्रेन कंट्रोल कर रहा था, चल तो तब अपने हिसाब से रहा था ना। क्या फर्क पड़ता, हार्ट काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ब्रेन को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो मत कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जब इससे फर्क पड़ता नहीं, तो ये काम तुम बाहर से भी कर सकते हैं। हार्ट नहीं कर, हम करवा रहे, चल पे कर, काम कर। अब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ब्लड किसको मिल रहा है, ब्रेन को। इसको मिल रहा है तो ये नहीं मर रहा। और जब तक ब्रेन और आपका हार्ट ठीक है ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए इमरजेंसी में CPR बहुत बेस्ट तरीका होता है, अगर किसी को बचाना हो तो बेस्ट है। लेकिन ये CPR भी आपको पता नहीं, कब नहीं पता लगा फांसी से इंसान मर चुका, CPR दिया जा रहा है, रुक जा, नहीं। तो CPR जब आपके हार्ट में ब्लड फ्लो का कोई दिक्कत, लाइक हार्ट अटैक हो गया, कोई कार्डियक अरेस्ट आ गया, इन सब केस में CPR बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारा ये था पूरा नर्व इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन थ्रू हार्ट। ऐसा नहीं कि हमारे हार्ट पे ब्रेन का कंट्रोल नहीं है कंट्रोल, लेकिन कैसे समझो। एक सोचो गाड़ी है,
गाड़ी चलेगी अपने हिसाब से, बंद होगी अपने हिसाब से, आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगी। लेकिन आपका कंट्रोल उसके ब्रेक और सॉरी उसके रेस पर है। सिर्फ किस पर है? रेस पे। ब्रेक तो है नहीं गाड़ी में, यानी गाड़ी को ना तो आप चला सकते ना रोक सकते, लेकिन हाँ गाड़ी की स्पीड आपके कंट्रोल में है भाई। गाड़ी की स्पीड स्लो होगी, आपने रेस पे पैर रख दिया, गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो गई, रेस का पैर हटा दिया, गाड़ी अपने आप स्लो हो गई। यानी आप गाड़ी का चलना रुकना तय नहीं कर रहे, गाड़ी की स्पीड तय कर रहे हो। हमारा जो हार्ट है वो इसके फंक्शन कंट्रोल नहीं करता। हमारा जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन सिर्फ हमारे हार्ट का जो है क्या कहते हैं स्पीड वो करता कंट्रोल। कैसे? एक सिग्नल, अगर मान लीजिए किसी की हार्ट बीट स्लो हो रही है तो हमारे नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल जाएगा इसके पास, और वो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नाम से पैथेटिक बट कुछ ओके। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये तब हार्ट को मिलता है जब हार्ट की हार्ट बीट स्लो हो रही होती है। जब हार्ट अपना काम कम करने लग जाए, स्लो पड़ जाए, तुरंत सिग्नल ब्रेन से जाता है हमारे उस पर्टिकुलर और ये एरिया में, और जैसे ही गया हार्ट बीट अपना फंक्शन बढ़ा देता है। लेकिन अगर हार्ट बीट अपना फंक्शन कुछ ज़्यादा ही कर रहा है तो उसको रोकना भी होता है। तब यहाँ से जाएगा दूसरा सिग्नल और वो जाता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है फंक्शन को कम करना। ये कब होता है? जब आप रनिंग करते हो ना, डॉग पीछे पड़ गया भैया तो ये तो खा के मानेगा, आपके ब्रेन को तो नर्वस सिस्टम है आपका एक्टिव हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसको समझ में आ गया कि अब हमें ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट की नीड है, चाहिए ना ज़्यादा हार्ट बीट। अब करा क्या जाए? तब यहाँ पर आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है सिंपैथेटिक से इसको कि बेटा एक काम कर, हार्ट बीट फास्ट कर। तो जैसे ही उसने हार्ट बीट फास्ट करी तो आप उस कंडीशन से आप कोप अप कर। लेकिन जैसे ही आप भाग के खड़े हुए, बॉडी भाप लेती है कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा हार्ट बीट की। तब ब्रेन पहले इसको भेजना बंद करेगा। किसको भेजेगा? पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल। जब इसको भेजेगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? स्लो। तो हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि बॉडी कंडीशन के हिसाब से हम किसको भेजें पहले। तो ये स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इनसे हार्ट का फंक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, हार्ट चलेगा भाई अपने हिसाब से ही। अच्छा जी, तो अब हमारी यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन है कि कोई जो मसल होती है, मसल में आमतौर पे किसी सेल में चार्ज हमेशा बाहर प्लस अंदर माइनस होता है, क्योंकि बाहर चार्ज कौन से ज़्यादा होते हैं? प्लस। अंदर चार्ज ज़्यादा कौन से होते हैं? माइनस। जब ऐसा हो तो ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? पोलराइज मेम्ब्रेन। पोलैरिटी ऐसे मेम्ब्रेन में, अगर चार्ज उल्टा हो जाए तो डिपोलराइज कहते हैं। अगर किसी मसल में चार्ज उल्टा हो जाए तो मसल पहुंच जाती है अपने कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर, यानी फिर वो कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है। और अगर वो फिर से पहले जैसी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। और ये कब होगा? जब मसल रिलैक्स करेगी। अब समझिए मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ। एक इन्थोमैन है, एक साइंटिस्ट 1903 के अंदर, कहते हैं नॉन-मेड वाले लोगों ने ना एक अच्छा दिमाग क्या लगा लिया। एक होता है मेडिकल फील्ड चूज़ करना, एक होता है नॉन मेडिकल, एक होते हैं जो तीसरे जो बहुत दिमाग वाले होते हैं, फील्ड चूज़ करते हैं नॉन मेडिकल ही, लेकिन एक ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं जिसका थोड़ा सा मेडिकल से कनेक्शन निकल जाए। तो होता क्या है, नॉन मेडिकल वाले थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज लेके मेडिकल फील्ड में आते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन लगाते हैं और एक नई मशीन डिस्कवर कर लेते हैं। जैसे CT स्कैन, MRI, ये सब मशीन डिस्कवर हुई ना, किसने करी होगी? नॉन मेड वाले ने, लेकिन थोड़ा सा बायो से लिंक निकाला होगा। तो होता क्या है, जितना डिफ़िकल्ट है नॉन मेड फील्ड मतलब फील्ड में डिस्को करना, इसमें इतना आसान है। जो दोनों को फील्ड जोड़ रही है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक नई डिवाइस की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर। वही काम इन्थोवन ने किया था। इसने कहा हमारा हार्ट जो सिग्नल भेज रहा है वो भेज रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस भेज रहा है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, यानी करंट दौड़ता है आपके हार्ट के अंदर, और करंट से क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स मना करते हैं यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए, कोई भी चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत कोलाइड करे बार बार, राइट। सो आपके हार्ट में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, और ये फिजिक्स ने साफ साफ हमें चिल्ला के पढ़ा रखा है, जहाँ जहाँ करंट जाता है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पढ़ा ना, जिसमें करंट जाता है हम उसका ग्राफ ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमारे हार्ट में करंट जा रहा है तो मैं हार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि हमारा हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब हमें 5 लीड लगाई जाती हैं, ठीक है, और उनके थ्रू हम एक ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो, हम इलेक्ट्रोड्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। ग्राफ मीन्स इमेज, और कार्डियो समझ के हार्ट। तो देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस ग्राफ का नाम है जो मिल रहा है आपको। अब ECG के द्वारा आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास सुनो कौन कौन से PQ, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड लेटर्स हैं, इनको तुम चेंज नहीं कर सकते। ये ग्राफ ऐसा ही है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाया एक कार्डिक साइकिल, सिर्फ सिंगल कार्डिक साइकिल है ये भी एक। इसमें ये लेटर स्टैंडर्ड है PQRST।
पी का मतलब है एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया क्या कर रहा है, और जब मसल कोई भी करती है कॉन्ट्रैक्ट तो कौन से फेज में होगी, डीपोलराइजेशन में। यानी इस फेज में एट्रिया कौन से फेज में होगा, डीपोलराइजेशन। लिखा भी है पी में क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मसल, लिख भी देता है एनसीईआरटी वाला। एंड देन क्यूआरएस इस बात को डिनोट करता है कि यहां पर वेंट्रिकल रिलैक्स करने आ गया, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करने आ गया। तो क्यूआरएस ये तीनों क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन फेज। देखो काफी बड़ा पीक है, यानी काफी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी। क्यों होती है, इतना बड़ा पीक क्यों आया है सर, एट्रिया को ब्लड पंप करना वेंट्रिकल तक जो कि साथ में ही है, और वेंट्रिकल को या तो ब्लड पंप करना होता है लंग्स तक या करना है बॉडी तक, और दोनों क्या है उससे दूर। तो जब ज्यादा फोर्स वेंट्रिकल को लगाना पड़ रहा है तो उसको ज्यादा ग्राफ भी तो अप जाएगा ना। अगर कभी मान लीजिए किसी पर्सन में ये क्यू आर एस सेगमेंट काफी बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा, मतलब क्यू आर यहां आना चाहिए, आर ऊपर पहुंच गया, बड़ा सेगमेंट होगा क्यू आर, इसका मतलब उसका हार्ट अटैक का चांस है भाई। तो हम किसी चेक करते हैं ना ईसीजी चेक, तो कैसे, अगर उसके क्यू आर सेगमेंट काफी ज्यादा बड़ा लेंथ में, दैट मीन्स उसको चांसेस किसके, हार्ट अटैक के। और अगर किसी का मान लीजिए टी वाला, जैसे टी है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वेंट्रिकल रिलैक्स फेज में जा रहा है। सर आपने वो तो लिखा ही नहीं एट्रियल डायस्टोल, अरे इसके बाद से लेकर पूरा क्या है, डायस्टोल तो एट्रिया का। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अगर मान लीजिए किसी का ये फेज सीधा हो जाए, टी फ्लैट हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी हार्ट की आर्टरीज के अंदर कहीं ब्लॉकेज हो रखी है, जिस ब्लॉकेज की वजह से उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिससे उसका टी वेव कैसा आ गया, फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे इस, अभी तो खैर हम 2 केस पढ़े हैं, शायद नहीं 2, बहुत सारे केस हैं। ईसीजी में थोड़ा सा भी कोई फ्लक्चुएशन होता है उससे उस हार्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, क्योंकि ये हर एक पर्टिकुलर, और ये ना ये चीज़ जो ड्रॉ करी मैंने, ये ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होता है, इसको आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ग्राफ पेपर में हर एक चीज़ की अहमियत होती है। जैसे मान लीजिए ग्राफ पेपर में ऐसे मैं ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस है, ठीक है, ऐसे बॉक्सेस ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ से चालू हुआ और तीसरे बॉक्स के 2.5 पॉइंट पे एंड हुआ, तो 2.5 पे एंड होना चाहिए, उसके ऊपर गया यानी कि कुछ प्रॉब्लम है हार्ट के अंदर। इसीलिए इसको अगर आप एक ब्लैंक पेपर बनाओगे तो प्रॉपर गलत होता है। अगर आपने कभी चीज़ देखा हो, एक ग्राफिकल पेपर पे हमेशा आता है, उसमें एक एक बॉक्स का बड़ा महत्व होता है कि एक बॉक्स में लाइन कितना ऊपर जा रही है। तो ईसीजी आपके हार्ट की हेल्थ को डिनोट करने के काफ़ी काम आता है। इसमें ये लेटर स्टैंडर्ड है PQRST, इसको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते और ना आपको कभी करना है लाइफ के अंदर। ये जैसे हैं इन्हें वैसे ही रखने हैं आज, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी चेक करने किसी की नंबर ऑफ हार्ट बीट कितनी है, तो तुम्हें पूरा एक ईसीजी ड्रॉ करके कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ये ऐसे होता है, ऐसे। अब सवाल है आपको अगर काउंट करना कितनी यहाँ पे कार्डिक साइकिल है, तो आप करोगे सर देखो पी ये रहा, क्यू ये रहा, आर ये रहा, एस ये रहा, टी ये रहा, एक कार्डिक साइकिल, ये रहा दूसरा, है ना। आप एक काम करो, आप सिर्फ देखो QRS कॉम्प्लेक्स, POT को साइड कर दो भाई। एक कार्डिक साइकिल में तो एक ही बार आता है QRS कॉम्प्लेक्स, और दिख भी रहा है कि पूरा काफ़ी बड़ा है, दिख भी रहा है। बस देख लो कितनी है, 1 2 3 कार्डिक साइकिल है। तो कभी भी अगर आपको चेक करना नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल कितनी आ रही है इसमें, ग्राफ बस क्या चेक करो कितनी बार QRS आ रहा है, वो उसकी उतनी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। देख लो।